जी हां, आज का दिन बेहद खास दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र यानी अमेरिका के लिहाज से, क्योंकि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति के पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन किस तरीके से घटनाक्रम सामने आए हैं बीते दिनों में, ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें 7 जनवरी की हैं, जब इलेक्टोरल वोट की काउंटिंग के दौरान कैपिटल हिल्स के अंदर और बाहर हिंसा हुई थी। उस वक्त ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी संसद के अंदर घुसकर जमकर तोड़फोड़ की थी। इस घटना के 2 हफ्ते बाद आज जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। बाइडेन के साथ भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के पद की शपथ लेंगी। भारतीय समय के अनुसार आज रात 10:30 बजे जो बाइडेन और कमला हैरिस को शपथ दिलाई जाएगी। ट्रंप समर्थकों की तरफ से हिंसा और हंगामे के अलर्ट को देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। वॉशिंगटन में 25,000 यूएस नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई। चुनाव नतीजों को मानने से इनकार करने वाले ट्रंप अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। 1869 में अमेरिका के 17वें राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन के बाद ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति होंगे जो अपने उत्तराधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे। इससे पहले अमेरिका का हर राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के बाद शपथ ग्रहण समारोह में जरूर शामिल होता आया है। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा भी शामिल हुए थे। ट्रंप समर्थकों की तरफ से हंगामे की आशंका को देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह का पूरा प्रोग्राम बदल दिया गया है। बाइडेन की टीम ने समर्थकों को राजधानी में आने से बचने की सलाह दी। लोगों को घर बैठकर टीवी पर शपथ ग्रहण समारोह देखने की अपील की गई। अपने शपथ ग्रहण समारोह में वॉशिंगटन रवाना होने से पहले जो बाइडेन भावुक नजर आए। डेलावेयर में अपने फेयरवेल के दौरान उन्होंने अपने दिवंगत बेटे जोसेफ बाइडेन को याद किया। You know, it's kind of emotional for me. जोसेफ ने इराक युद्ध में हिस्सा लिया था। उनकी ब्रेन कैंसर से मौत हो चुकी है। बाइडेन और कमला हैरिस को शपथ ग्रहण से पहले ही बधाइयां दी जाने लगी हैं। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अलग अंदाज में बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी। टीम न्यूज नेशन। तो आपको बता दें कि 2.5 घंटे से कम का वक्त बचा है। न्यूज नेशन भी आपको बड़ी कवरेज लेकर आएगा, सामने आपके हर तस्वीर आप तक पहुंचाएगा। आपको बता दें इस बीच व्हाइट हाउस से ट्रंप की विदाई भी हो चुकी है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ दिया है। वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो लगातार संघर्ष भी चलता रहा, खासकर डोनाल्ड ट्रंप नतीजों को लेकर सवाल खड़ा करते रहे। सवाल मीडिया की भूमिका को लेकर, सवाल अदालत में भी डोनाल्ड ट्रंप रखते रहे। लेकिन आखिरकार अब हार कबूल ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह जरूर कहा है कि वो वापस आएंगे। हालांकि प्रोटोकॉल के तहत आज डोनाल्ड ट्रंप को तोपों की सलामी दी गई। ट्रंप ने फिर वापस आने का ऐलान भी कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि हमारे कार्यकाल में बड़े फैसले लिए गए थे। आपको यह भी बता दें कि फ्लोरिडा के लिए रवाना हो चुके हैं वॉशिंगटन से ट्रंप और मेलानिया। 3 तस्वीर आपके सामने। तोपों से सलामी दी गई ट्रंप को अब से कुछ देर पहले जो रवाना हुए हैं। साथ ही साथ जो बाइडेन जिनके राष्ट्रपति के तौर पर शुरुआत होने जा रही है अमेरिका में, अब से कुछ ही देर बाद वो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के लिए शपथ लेंगे। तो जाने से पहले क्या कुछ कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, जरा ये भी सुन लीजिए। I want to thank all of the great people of Washington, D.C., all of the people that we worked with to put this miracle together. So, have a good life. We will see you soon. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. अब बात भारत की वायु शक्ति की। इंडियन एयरफोर्स के सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन राफेल का पहला युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है, जहां राफेल को चुनौती देने के लिए खुद राफेल खड़ा है। दरअसल राजस्थान के जोधपुर एयरबेस में भारत और फ्रांस की वायुसेना एक्स डेजर्ट नाइट 21 नाम से युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जो दुश्मनों के लिए एक चेतावनी जैसा है। सरहद पार बैठे दुश्मनों की तबाही का ट्रायल शुरू हो चुका है। ड्रैगन के खात्मे का क्लाइमेक्स करीब है। चीन की चालबाजी और पाकिस्तान की मक्कारी का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान ने पुरजोर तैयारी कर रखी है, जिससे सरहद पार खौफ का शोर साफ साफ सुनाई दे रहा है।
आज भारत और फ्रांस अमन चैन के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए साथ आ चुके हैं, जिसकी तस्दीक जोधपुर की धरती कर रही है। भारत और फ्रांस की वायुसेना एक साथ मिलकर एयर एक्सरसाइज कर रही है, जिसे डेजर्ट नाइट 21 का नाम दिया गया है। डेजर्ट नाइट 21 वॉर एक्सरसाइज की सबसे बड़ी खासियत है कि रणभूमि में राफेल का मुकाबला राफेल से होगा। कहा जाता है कि जब कोई खुद पर विजय हासिल कर लेता है तो वो हर चुनौती को आसानी से पार कर लेता है। ठीक यही चीज राफेल पर लागू करने की कोशिशें हो रही हैं। वायुसेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह युद्धाभ्यास अनोखा है क्योंकि इसमें दोनों पक्षों की ओर से राफेल विमानों को उतारा जा रहा है। ये दो प्रमुख वायुसेनाओं के बीच बढ़ते संवाद का संकेत है। दुनिया को पता है कि राफेल क्या है और इसके सामने आने की हिमाकत क्यों कोई नहीं करता। डेजर्ट नाइट 21 वॉर एक्सरसाइज में भारत फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान आपसी समझ और युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। भारत की ओर से 4 राफेल युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं फ्रेंच एयरफोर्स एक्सरसाइज के लिए अपने साथ 4 से 6 राफेल लेकर आया है। दुनिया के कई मिशन पर राफेल अपना जौहर दिखा चुका है। हर मिशन पर राफेल ने अपने युद्ध कौशल से साबित किया है कि कैसे वो किसी भी जंग की तस्वीर को बदलने का मादा रखता है। लिहाजा राफेल की बारीकियों को समझने और परखने के लिए वॉर एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। भारत और फ्रांस के बीच चल रहे वॉर एक्सरसाइज में दोनों ही देशों के 175 वायुसैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय राफेल उड़ाने वाले पायलट्स को फ्रांसीसी रफाल के पायलट से नए गुर और तकनीक सीखने को मिलेंगी। इंडियन एयरफोर्स में फ्रांस के बने हुए रफेल आए हैं। ये फ्रांस भी अपने रफेल्स लाया है और हिंदुस्तान के पायलट्स भी अब रफेल्स को फ्लाई करेंगे। तो पहली बार है कि दोनों देशों के बीच जो रफेल्स हैं वो फ्लाई करेंगे, देखने के लिए कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में ज़बरदस्त एक तालमेल जो है वो बैठता है। इसके अलावा फ्रांस में रफेल्स के अलावा A330 जो है मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट हैं, A400 हैं जो टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, और भारत की तरफ से रफेल्स के अलावा Su-30s हैं, मिराज 2000 है, IL-78 है, एवैक्स है, ये सब भाग ले रहे हैं। डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास को राफेल की परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सरहद पार बैठे दुश्मन भी खामोश नहीं बैठे होंगे। लिहाजा भारत दुश्मन को कमजोर समझने की भूल कतई नहीं करता। गौरतलब है कि भारत और फ्रांस के बीच पिछले 1 दशक से गरुड़ युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास इससे हटकर है। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात किसानों के आंदोलन की। 55 दिन बीत चुके हैं अन्नदाताओं के प्रदर्शन करते करते, साथ ही साथ 10 दौर की बातचीत भी हो चुकी है। अब नई तारीख सामने आई है, 22 जनवरी। जारी है आंदोलन का घमासान, कैसे निकलेगा समाधान? कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की बातचीत हुई, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े हैं। जहां सरकार कानून में संशोधन की बात कह रही है, तो वहीं किसानों को कानून वापस लेने से कम कुछ भी मान्य नहीं है। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में आंदोलन को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें देश की सुप्रीम अदालत ने साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर बनाई गई कमेटी में कोई बदलाव नहीं होगा। केवल भूपेंद्र मान की जगह नए सदस्य को एंट्री दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के सदस्यों को लेकर जो किसान संगठनों की ओर से आपत्ति जाहिर की गई थी, उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से कमेटी के लोगों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। जो लोग कमेटी के सामने पेश होना चाहते हैं वो पेश हो, जो नहीं चाहते वो ना जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिनको कमेटी के सामने नहीं जाना वो न जाए, जिस पर कानून नेता ने न्यूज नेशन से कहा कि वो कमेटी से मिलने को तैयार हैं, लेकिन अभी तक कमेटी ने उनसे संपर्क नहीं किया है। हम तो कहते कहते बाबरे हो गए कि प्रधानमंत्री हमें बुलावे बात करने के लिए, हमसे बात करें, हमें बतावें कि ये हमारे फायदे हैं, उसके बिलों के हम उनको नुकसान बताएंगे। यदि फायदे होंगे तो हम मान लेंगे, नुकसान हम बता दें तो वो मान लें। सरकार पर लगातार दबाव बढ़ाने के लिए किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की तैयारियां तेज कर दी हैं, जिस पर कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि ये मामला पुलिस का है। अब 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे तो सरकार आंदोलन खत्म करने की राह, जिससे लगभग 2 महीने से चला आ रहा गतिरोध दूर किया जा सके। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो इस वक्त की बड़ी खबर भी हम आपको बता दें, किसान आंदोलन से जुड़ी किसानों के साथ सरकार की जो बातचीत है वो अगले दौर की अब 22 जनवरी को होगी। वहीं दूसरी तरफ किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को एक बार फिर ठुकरा दिया है। सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया था
जो जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक कानून को 1 साल के लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव दिया गया था। सरकार ने कमेटी गठन का प्रस्ताव भी दिया था, जो लगातार सरकार देती आ रही है, लेकिन किसानों ने कहा कि 1 साल का इंतजार भी नहीं, सिर्फ एक ही फैसला लिया जाए और वो ये कि कानूनों को पूरी तरीके से रद्द किया जाए। सोशल चैटिंग है व्हाट्सएप की प्राइवेट पॉलिसी को लेकर भारत सरकार सख्त हो चुकी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि व्हाट्सएप का सबसे बड़ा बाजार होने की वजह से अगर ऐप ने भारतीय यूजर्स के लिए दोहरा रवैया अपनाया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। व्हाट्सएप पर सरकार की स्ट्राइक। कहीं बैन न हो जाए भारत में व्हाट्सएप के बुरे दिन आए। भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर सख्त हो गया है। मंत्रालय ने व्हाट्सएप के सीईओ को प्राइवेसी पॉलिसी में किए गए बदलावों को वापस लेने के लिए चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में मंत्रालय ने साफ किया है कि भारत व्हाट्सएप को सबसे बड़ा बाजार देता है। दुनिया में व्हाट्सएप के सबसे ज्यादा यूजर्स भारतीय हैं। प्राइवेसी पॉलिसी में एक तरफा बदलाव स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने भारतीय यूजर्स के डेटा को लेकर के चिंता जाहिर की है और साफ तौर पे इस पे व्हाट्सएप के सीईओ से जवाब मांगा गया है, खासतौर पे नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के और फेसबुक के साथ डेटा शेयरिंग को लेकर के। 14 पन्ने का ये सवाल कहीं ना कहीं व्हाट्सएप को परेशान कर सकता है, लेकिन जब तक इसके जवाब नहीं मिलेंगे व्हाट्सएप की मुश्किलें भारत के लिए बढ़ती चली जाएंगी। अब आपको बता दें कि आखिरकार भारत सरकार ने व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के खिलाफ इतना कड़ा कदम क्यों उठाया है। सरकार यूजर्स के डेटा को किसी भी कंपनी के साथ साझा करने पर सहमत नहीं है। व्हाट्सएप अपना मेटा डेटा फेसबुक के साथ शेयर करने वाला है। डेटा शेयरिंग पर्सनल यूजर्स के साथ देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। ऐप के ऑल फॉर नथिंग अप्रोच पर भी सरकार ने सख्त आपत्ति जताई है। पिछले सप्ताह के शुक्रवार को व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी एक्सेप्टेंस की लास्ट डेट को 8 फरवरी से बढ़ाकर 15 मई कर दिया है। डिजिटल सर्वे बता रहे हैं कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी से 82% भारतीय यूजर्स व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं। नई पॉलिसी के साथ केवल 18% भारतीय ऐप को जारी रखेंगे। 24% भारतीय दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर स्विच कर सकते हैं। 91% भारतीय व्हाट्सएप के पेमेंट फीचर को छोड़ देंगे। डिजिटल सर्वे में यह भी पता चला है कि लोगों का अंदेशा है कि व्हाट्सएप यूजर्स का पेमेंट और ट्रांजैक्शन रिलेटेड डाटा पेरेंट कंपनी फेसबुक और दूसरी थर्ड पार्टी से व्हाट्सएप शेयर कर सकती है। इसलिए अब भारतीय इस मैसेजिंग ऐप से दूरी बना रहे हैं। भारतीय यूजर्स सिग्नल और टेलीग्राम पर स्विच कर रहे हैं। दोनों कंपनियों को 1 से 15 जनवरी के बीच 13 लाख डाउनलोड मिले। सिग्नल की ग्रोथ इस दौरान 9,483% की रही। वहीं टेलीग्राम की ग्रोथ 15% की रही, जबकि व्हाट्सएप की ग्रोथ में 35% की गिरावट आई है। पॉलिसी विवाद के बाद व्हाट्सएप लगातार अपनी सफाई दे रहा है, लेकिन अब बात केवल सफाई तक नहीं रह गई है। अब भारतीय यूजर्स को लेकर उसे भारत सरकार को जवाब देना है। नहीं तो चीनी ऐप्स की तरह व्हाट्सएप भी जल्दी भारत में बैन हो सकता है और व्हाट्सएप इतनी बड़ी डिजिटल स्ट्राइक झेलने को तैयार नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लगातार इस तरीके की खबरें भी सामने आती रही कि जो आंकड़ा होना चाहिए वैक्सीनेशन का वो नहीं है, कमी नजर आ रही है और अब जिम्मेदारी सरकार की तरफ से उठाई जा रही है लोगों को अवेयर करने के मोर्चे पर। हाँ, पहले मन में बहुत शंका थी, बहुत सवाल थे कि लगवाने जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, क्या रिएक्शन आएंगे, क्या साइड इफेक्ट आएंगे। ये सचिन ढींगरा है। सचिन दिल्ली के स्टेट कैंसर अस्पताल में काम करते हैं। सचिन का नंबर वैक्सीनेशन के लिए आया भी, लेकिन मन की डर की वजह से सचिन ने कोरोना का टीका नहीं लगवाया। दिल्ली में सचिन जैसे हजारों हेल्थ वर्कर हैं जो टीके के साइड इफेक्ट के अधूरे ज्ञान को सच मानकर वैक्सीनेशन से दूरी बना रहे हैं। दिल्ली में केवल 49% हेल्थ वर्कर्स को ही लगी कोरोना वैक्सीन। 26,378 लोगों का होना था टीकाकरण, केवल 12,853 लोगों को ही लगा टीका। इसी डर को दूर भगाने के लिए दिल्ली सरकार ने काउंसलिंग का प्रोग्राम शुरू कर दिया। इस काउंसलिंग में शामिल हुए हेल्थ वर्कर्स ने वैक्सीन की प्रामाणिकता को लेकर सवाल पूछे और इस काउंसलिंग कार्यक्रम के बाद बहुत से हेल्थ वर्कर्स वैक्सीनेशन करवाने को लेकर काफी आश्वस्त भी दिखे। देखो, लोगों के मन में डर है, पर डर का कोई रीजन नहीं है। दोनों की दोनों वैक्सीन
एक साइंटिफिक प्रक्रिया के तहत बनाए गए हैं। दोनों वैक्सीन इफेक्टिव हैं, दोनों वैक्सीन सेफ हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप बिल्कुल जो मिले वो लगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वैक्सीनेशन जो है हेल्प करेगा टू कंटेन दी कोविड-19 पेंडेमिक, और सभी लोग जो हैं अंत में दे वर कन्विंस्ड, और मुझे उम्मीद है कि कल जैसे ही वैक्सीनेशन का दिन है तो काफ़ी संख्या में लोग आएंगे। काउंसलिंग कार्यक्रम के साथ साथ अब सरकार ने रजिस्टर्ड लोगों के नंबर निकल जाने या आने से पहले भी कोविन ऐप के जरिए कभी भी वैक्सीन लगवाने और सेल्फी पॉइंट जैसी शुरुआत कर प्रोत्साहन बढ़ाने की कोशिश की है। कोरोना वैक्सीन को लेकर हेल्थ वर्कर्स के मन में चिंता है और सरकार के लिए यही बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। यही वजह है कि सरकार अब ऐसे कार्यक्रम चला रही है जिनसे लोगों के मन में ये शंका खत्म हो, क्योंकि सरकार जानती है कि जब तक हेल्थ वर्कर्स के मन में विश्वास नहीं होगा तो आम लोगों का विश्वास जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अब बात उत्तर प्रदेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी की जनता को बड़ी सौगात दी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत करीब 6 लाख लाभार्थियों को आर्थिक मदद की किस्त जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आज करीब 6 लाख लाभार्थियों को रकम जारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश की 6,10,000 लाभार्थियों को लगभग 2,691 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। बीते 4 वर्षों में यूपी की सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं को जिस तेजी से आगे बढ़ाया है, उससे यूपी को एक नई पहचान भी मिली है और नई उड़ान भी मिली है। एक तरफ अपराधियों और दंगाइयों पर सख्ती और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था पर नियंत्रण। 80,000। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर तंज भी कसा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि गलत नीतियों के कारण लोगों को इसका घाटा होता था, लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं होता था। कि पहले जो सरकारें रहीं उस दौरान क्या स्थिति थी? गरीब को ये विश्वास ही नहीं था कि सरकार भी घर बनाने में उसकी मदद कर सकती है। जो पहले की आवास योजनाएं थी, जिस स्तर के घर उनके तहत बनाए जाते थे, वो भी किसी से छिपा नहीं है। जो घर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक सभी को घर दिए जाने का ऐलान किया था, जिसके तहत 20 नवंबर 2016 को पीएमवाईजी योजना का शुभारंभ किया गया था। घर बने। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1.26 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के पूरा देश आज सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह की 354वीं जयंती मना रहा है। प्रकाश पर्व के इस उत्सव की किस तरीके की तस्वीरें सामने आई देश भर में, दिखाते हैं आपको। स्वर्ण मंदिर में प्रकाश पर्व की धूम। पटना साहिब में प्रकाश पर्व का जश्न। सिखों के 10वें गुरु गुरु श्री गोविंद सिंह का 354वां प्रकाश पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। सिख धर्म के अनुयायियों में इस दिन को लेकर खासा उत्साह रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रकाश पर्व के मौके पर गुरु गोविंद सिंह को याद करते हुए उनके साहस और बलिदान को नमन किया। गुरु गोविंद सिंह की जयंती को सिख धर्म के लोग प्रकाश पर्व के तौर पर मनाते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, इसीलिए पटना साहिब में नगर कीर्तन निकाला गया। इस खास मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे में खास आयोजन हुआ। भक्तों का तांता लगा रहा। गुरु पर्व के मौके पर श्रद्धालुओं ने सरोवर में डुबकी लगाई। सिखों के 10वें धर्मगुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन में कभी भी धन या सत्ता की प्राप्ति के लिए लड़ाइयां नहीं लड़ी। उन्होंने हमेशा अन्याय, अधर्म, अत्याचार और दमन के खिलाफ जंग जारी रखी और खालसा पंथ की स्थापना की। वाकई इतिहास में गुरु गोविंद सिंह जी जैसा व्यक्तित्व मिलना बेहद विरल है, जिन्होंने धर्म और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए अपने पिता, पुत्रों और सिखों सहित सब
कुछ होम करके खुद का भी बलिदान कर दिया। 42 साल का गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन एक संत सिपाही का जीवन है। आप सबको गुरु जी के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि गुरु जी के दिखाया हुआ रास्ता हमेशा हमें सत साहस के लिए प्रेरित करता रहेगा। जर्नलिस्ट हरीश के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश की बहस के लिए जो मुद्दा आपने चुना है वो मुद्दा है लव जिहाद के आरोपियों को आखिर कौन बचा रहा है। इसी मुद्दे पर देश की बहस आज रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ।